आगे देखना। अगला टॉपिक अर्थमेटिक मीन। बस आराम से देखना। अगला टॉपिक अर्थमेटिक मीन करो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स सिंपली होता है a प्लस बी बाय टू। a प्लस बी बाय टू, दिस इज सिंपली कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। और अर्थमेटिक मीन को तुम ऐसे भी सोच सकते हो एज एन एवरेज। अर्थमेटिक मीन को तुम कैसे सोच सकते हो? एवरेज। दो नंबर्स का एवरेज सीधा कितना होगा? a प्लस बी बाय टू होगा। शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो लिखता अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। क्या लिखता बताओ? सबका एवरेज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू कितना? an, सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपली एवरेज होता है, कुछ अलग खास नहीं होता। ठीक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट होता है इंसेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। बात कम करो। इंसेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, ये देखने क्या चीज है। मान लो अगर हमें इफ वन अर्थमेटिक मीन इज टू बी इंसर्टेड बिटवीन a and b, if one arithmetic mean is to be inserted between a and b, a और b के बीच में मान लो हमें एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है ताकि तीनों नंबर तुम्हारे किस में आ जाए? एपी में। ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना, इसका मतलब सिंपली ये है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो ताकि ये तीनों तुम्हारे किस में आ जाए? एपी में। क्या तुम इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या ए और बी के टर्म में? इसकी वैल्यू ए और बी के टर्म में क्या आएगा बताओ? तो वही तो आएगा ना, अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? ए प्लस बी बाय टू। और सही बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो आएगा, तभी तो तीनों एपी में आएंगे। नहीं, अरे दो नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन सिंपली उसका मिड पॉइंट ही होता है। दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन का मिड पॉइंट ही होता है। ठीक है ना? यहां तक तो कुछ भी खास नहीं है, आ रहा होगा। ठीक है ना? दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन मतलब उनका एवरेज, एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन उनका एवरेज। दो नंबर्स के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है सिंपली उनका मिड पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट होता है अगला वाला। ठीक है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स are to be inserted, if n arithmetic means are to be inserted between a and b, अगर n अर्थमेटिक मीन्स हमें a और b के बीच में इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो गौर से देखना, ये a है, ये b है, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो मतलब क्या है?
मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं, इसके बीच में हमें n नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि सबके सब तुम्हारे किस में आ जाए, एपी में। मीन्स होगा क्या, तुम्हें ए और बी दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। मीन्स 10 ऐसे नंबर्स इंसर्ट करो ताकि पूरी की पूरी सीरीज तुम्हारी किस में आ जाए, एपी में आ जाए। आ रहा है? चलो, अब हमें दिया क्या क्या होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा और एन दिया होगा, है ना। और ऑब्वियसली ये एक एपी है। देखो मुझे इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है। अगर मुझे इसका कॉमन डिफरेंस अगर और मिल जाए तो हम पूरी एपी के लिए सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस तुम इतना बताओ, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। जरा गौर करना, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो सोचो, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, ये छोटी सी गलती होती, ये इस एपी का n प्लस टू टर्म है। तो n टर्म्स तो यही होगा, एक ये n+1, ये n+2। ये इस एपी का n टर्म नहीं होता, ये n+2 टर्म होता है। मीन्स अगर तुमने 10 अर्थमेटिक मीन्स अगर किए होते, ये वाला जो टर्म है वो इस एपी का कौन सा टर्म होता, 10वां की 12वां, एपी का 12वां टर्म होता। इतना ध्यान रखना है। तो ये इस एपी का n+2 टर्म है, और किसी भी एपी का n+2 टर्म कैसे लिखते हैं, ए फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 n+1 d, ये कितना होगा b। यहां से मैं d निकाल सकता हूं, आएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कॉमन। और सोचो, एक बार हमें कॉमन डिफरेंस अगर मिल गया तो अब हम इस एपी के बारे में सब कुछ आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना। इस एपी का जो n+2 टर्म है, ध्यान देना, वो हमें पता था। अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे पूछा होता a1 कितना आएगा, क्या हम a1 बता पाएंगे कितना आएगा। a1 कैसे बताऊं, ए से डी आगे, ओ a2 बोलते चलो a+2d, एंड सो ऑन करते करते अगर kth अर्थमेटिक मीन पूछा होता तो पैटर्न देखो, 1 में 1d आया, 2 में 2d आया, 3 में 3d आता, तो k में कितना आता, kd आता। आ रहा है? ये एपी का जो kth होता है उस वाले फॉर्मूले से अलग है थोड़ा सा, में a+k-1d आता है, बट इसमें a+kd आया, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि a1 जो था वो इस एपी का फर्स्ट टर्म नहीं था, वो बेसिकली इसका सेकंड टर्म था। शिफ्ट वहां से आ गया ना। सच्ची बताओ, पा रहे हो। तो ये पूछा सकता था कि भाई बताओ a1 a2 क्या आएंगे, या कोई भी kth अर्थमेटिक मीन जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। और क्या पूछ सकते थे, और सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक, इससे हमारे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा पढ़ना आता है ना। आई के लिए क्या रखोगे, पहले 1, फिर क्या रखोगे 2, फिर क्या रखोगे 3, अप टू कहां, n तक। ठीक है, लिखा है सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, कैसे निकालोगे। सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही है।
ये अभी भी एपी में, अभी भी एपी में, एपी का समेशन हमें निकालना आता है कितने टर्म से, एन टर्म से, n/2, n/2 ऑफ फर्स्ट टर्म, और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, a1, और a1 होता कितना था, a प्लस का d प्लस n-1 इंटू डी, और d क्या होता था, b माइनस ए अपॉन कितना, n प्लस, एक तरीका तो ये होता। दूसरा और ज्यादा बेहतर तरीका होता और करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज इनटू क्या, n की n+2, n की n+2। गौर करना, यहां पर जो n आता था वो क्या आता था, जिस एपी का तुम सम निकाल रहे हो उस एपी में कितने टर्म्स हैं। क्या हम उस एपी का सम निकाल रहे हैं कि इसका सम निकाल रहे हैं, हम इसका सम निकाल रहे हैं ना, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें तो एन ही है ना, मैं फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू इस वाले एपी में कितने हैं टर्म्स है, और अच्छा, इक्वल टू a+b/2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। क्यों, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आता है, याद करो, है ना, तो a1 प्लस ए एन को मैं डायरेक्टली a प्लस बी लिख सकता हूं, है ना, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, और a1 प्लस ए एन को मैं लिख दिया सिंपली स्मॉल a प्लस स्मॉल बी, प्रॉपर्टी यूज कर दी, नहीं आ रहा क्या, थोड़ा बताया क्या बेटा, बी को लास्ट में, लास्ट में तो क्या होता है, क्या बोल रही हो, लास्ट ही तो है, देखो फॉर्मूले में पहले एक चीज लिखी होती है, अगर nth टर्म होता है तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, टर्म थोड़ी n+2 टर्म है, चलो बस आगे चले, नहीं आया क्या, सिंपल सा है, आ रहा होगा, चलो क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज तुम्हें आनी चाहिए, डी निकालना, डी अगर तुमने निकाल लिया तो सब कुछ निकाल सकते हो, और डी निकालने के लिए समझ में आ गया, बस ये देखो ये इस एपी का कौन सा टर्म है, एन टर्म का फॉर्मूला का यूज करो तुम्हें डी मिल जाएगा, चला आगे, तो था 16 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 180, ठीक है, 16 अर्थमेटिक मीन्स, लेट सपोज उनके नाम हमने दे दिए a1 a2 से लेके कितना ए, फाइंड पहला एपी का कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ए 13,
सम ऑल अर्थमेटिक। तो सबसे पहले क्या करना है, 16 अर्थमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं बिटवीन 11 एंड 181। और देखना 11 है, ये 181 है, इसके बीच में हमें 16 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। का सिंपली मतलब ये है कि भाई इसके बीच में तुम्हें नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ताकि वो नंबर इंसर्ट करने के बाद पूरी सीरीज तुम्हारी किस में आ जाए, एपी में आ जाए। इतना सा इसका मतलब है। तो ये पूरी सीरीज एक एपी है, जिसका तुम्हें क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 18 टर्म्स हैं। 16 और 2 18 टर्म्स हैं, आ रहा है ना। तो एपी का 18वां टर्म, इस एपी का 18वां टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस का 17d, और ये तुम्हारा कितना है 181 के बराबर, तुम्हारा कितना आ गया 10। ठीक है ना। और डी अगर 10 आ गया, तो अब हम इस एपी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पहला पार्ट डी 10 आ गया, अगला हमें क्या निकालना था, A5। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ। देखो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला मत याद रखा करो, सोच लिया करो। A1 क्या आएगा 11 प्लस 1d, A2 क्या आएगा 11 प्लस 2d, A3 क्या आता 11 प्लस 3d, A5 क्या आएगा 11 प्लस 5d। आ रहा है। और सिमिलरली A13 क्या आएगा 11 प्लस 13d, तो कितना आएगा 141। फॉर्मूला याद मत रखो, सीधा पैटर्न पकड़ लिया करो। आ रहा है। अगला पार्ट क्या था, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स। सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, तो ए आई 1 से लेके कितना 16। तो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब A1 से लेके A16 तक का सम ही तो पूछा गया है। तो A1 से लेके A16 तक का सम कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालो बताओ। वापस से ये सबके सब तुम्हारे किस में है, एपी में है, सबके सब किस में एपी में तो है। तो क्या करेंगे, और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16 के 18। इस एपी में आज तुम सम निकाल रहे हो उसमें कितने टर्म्स है, और A1 और A16 का जो सम होगा, A1 और A16 का जो सम होगा, क्या सोच पा रहे हो, वही तुम्हारा 11 और 181 का सम होता। आराम से। तो A1 और A16 का सम वही होगा जो 11 और 181 का होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 11 प्लस 181 इंटू कितना, तो आया 192 इंटू कितना, आ गया। बोले तो
लास्ट का है नहीं है, लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ ए ऑफ 2i-1। बस वैसे देखो 2i-1 या 2i+1 दिख जाए तो क्या क्लिक करना चाहिए, ऑड, ठीक है ना, ये रख के चेक कर लो, A1 2 रखोगे तो A3, 3 रखोगे तो A5, 8 रखोगे तो कितना, A15। मानते हो, ठीक है ना। अब इन सब का सम करना है, इन सब का सम कैसे करें, का सम कैसे करें, क्या एन स्क्वायर तब होता है जब नेचुरल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स थोड़ी है, एन स्क्वायर लगा के बैठेगा क्या, कहीं भी कुछ भी लगा देते हो यार, A1 A3 ये तो सब शुरुआत के एन नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं तब करते हैं ना, वो तो ऑड नंबर्स थोड़ी हैं। चलो कैसे करेंगे, तो लेकिन अच्छी बात ये है ये अभी भी एपी तो है, तो एपी का सम कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितना आएंगे, 1 से लेके 8, 8 आएंगे, समझ में आ रहा है, और शांत जाओ, एक 11 था, लास्ट टर्म 181 था, कितने टर्म्स हमने इंसर्ट किए थे, 16 ना, तो A1 A2 अप टू कितना A15 और A16, और इस बार A1 प्लस A15 का सम क्या लिखो बताओ, क्या लिखो बताओ, A1 प्लस A15 को मैं क्या लिख सकता हूं, लो, ठीक है ना, तो A1 प्लस A15 को ध्यान देना, कुछ भी अच्छा नहीं होता, आ रहा है, A1 प्लस A16 इसके बराबर होता था, A1 प्लस A16, A1 प्लस A15 इसके बराबर नहीं होता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मीन्स यहां पर हमें A1 और A15 निकालना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है, A1 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी, A प्लस डी 11 प्लस A1, A15, A प्लस का कितना 15D, बोलो है ना, बाय कितना 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 21 और 161, तो 21 प्लस 161 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 8, बोलो है ना, 183 इंटू 182, सॉरी 182, आया पक्का, ऐसा नहीं कि हमेशा तुमने इसको वो भी लिख दिया बार बार, तो चेक कर लिया करो, है ना, थोड़ा बताया तो बोलो, ठीक है, एपी में कंसेप्ट आए सारे समझ में, ये तुम्हारा एपी खत्म होता है, एपी एपी एपी, ठीक है ना, अब तुम्हें जो बुक लगानी है जहां से जो लगाना है लगाओ आराम से, ठीक है ना, भरपूर प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट तो तुम्हें सारे आते हैं, कंसेप्ट इसके बाहर नहीं जाएगा, बस क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लिक करना आना चाहिए, अब तुम्हें वो वाला पार्ट सीखना, तो तुम्हें इतनी थ्योरी आ गई है मतलब इससे बाहर लॉजिक का तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बट अब ये सारे लॉजिक्स अप्लाई कैसे करने हैं, अब तुम्हें वो वाला पार्ट सीखना, और वो तुम सीख पाओगे इससे प्रैक्टिस से, ठीक है ना, भरपूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, सिंगेज लगाओ, बुक्स लगाओ, जो बुक है तुम्हारे पास वो लगाओ, ठीक है ना, तुम्हें अगर लगता है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो पहले कोई लो लेवल की बुक लगाओ, और लग रहा है ठीक ठाक आ रहा है तो सिंगेज लगाओ, और अगर ठीक ठाक आ रहा है और बड़ी बुक लगाओ, और आज ज़्यादा आ गया फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है? मतलब बेसिकली ये क्या प्रैक्टिस करो, है ना, ठीक है, एपी आया, चलो फिर आगे,
चले आगे। अब इसको चलो, मैंने तुम लोग को मेंस की पीवाईक्यू लेने को कहा था क्या? मेंस की पीवाईक्यू की बुक कहा था क्या उन्हें? ले लोगे? हाँ, अब वो बोलेंगे अभी तो लेके आए थे फिर और जा। चलो ले लेना। हाँ, दिशा की ले लेना। सुनो, कई सारे वर्जन आते हैं, उसमें 183 वाला लेना। 183 बुक का नाम है, द 183 पेपर्स। द 183 मेंस के जो पिछले टेस्ट हुए हैं, हर एक साल लगभग 16-17 हो रहे हैं ना टेस्ट, सेशन वाइज होता है ना, हर साल लगभग 16-17 टेस्ट होते हैं, तो 183 टेस्ट, 183 करके नाम होगा उसका। ठीक है ना? ये सब कुछ है तुम्हारा, ठीक है ना? मुझे लग रहा है तुम उनमें से नहीं होगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है। क्या मॉड्यूल करो, कॉपी पढ़ो, मॉड्यूल करो, और ये बुक निपटा लो बस। बस एक बुक, मतलब इसमें जितने सेट ऑफ तुम्हें लॉजिक्स मिले बस उनको सीख लो। सेट ऑफ लॉजिक्स तो इतने ही रहेंगे, क्वेश्चन में एप्लीकेशन बदल जाता है। ठीक है ना? तो किस किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस इतना सीख लो, बहुत है। तुम्हें देखो आज नहीं तो कल तो लगाना ही है। 12th में तुम इसी पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे पूरा। इसे निपटा लो तो जाए, उनको पहले ही निपटाते चलो। ठीक है? तो ले लोगे, मैं इसमें से होमवर्क दे दिया करूंगा सीधा, है ना? 83 याद रखना, सब लोग सेम मॉडल लेना। तो होगा क्या, इसकी बुक में अलग क्वेश्चन होगा, इसके क्वेश्चन में सेम नंबर पर अलग क्वेश्चन होगा, फिर डिस्कशन करने में दिक्कत होगी, डिस्कशन करने में दिक्कत होगी, है ना? सेम वर्जन लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है ना? चलो, शांत। ठीक है, अभी वैसे मैं शीट दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से ले लेना, मतलब लेना लेकिन यही है ना। चलो आगे चलते हैं। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी तुम लोगों का पहले पढ़ा हुआ था, काफी कंफर्टेबल हो गए, अब थोड़ी बहुत दिक्कत आना स्टार्ट होगी। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी खास नहीं है। चलो देखना, जीपी क्या होता है। जीपी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे एपी में हर एक टर्म में कुछ ऐड करने पे अगला टर्म मिलता था, इस टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड करने पे अगला टर्म, सेम क्वांटिटी ऐड करने पे अगला टर्म। इसमें बस चीजें क्या होती है, मल्टीप्लाई में चलती हैं। इसमें तुमने आर का मल्टीप्लाई किया, तुम्हें अगला टर्म मिला। इस वाली क्वांटिटी में तुम सेम आर का मल्टीप्लाई करोगे, अगला मिलेगा। इसमें सेम आर का मल्टीप्लाई करोगे, अगला। सेम आर का मल्टीप्लाई करोगे तो अगला। तो इसमें कुछ ऐसे चलता। एपी में क्या होता था कि कुछ ऐड करने पे अगला टर्म मिल रहा था, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें अगला टर्म मिल रहा है। तो अगर सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने पे अगर अगला टर्म मिल रहा है, समझ जाना वो सीक्वेंस तुम्हारा किस में है, जीपी में आ रहा है। और ये जो आर हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसलिए और करना क्या है, ए क्या है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। करो 2 और T1 का रेशियो, दिस अपॉन दिस क्या आएगा, दिस अपॉन दिस का रेशियो, T3 और T2 का रेशियो, सोचो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, अरे तो आएगा ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, क्यों ये आएगा,
एंड सो ऑन करते हैं। जीपी में अच्छी बात क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो तुम्हारा कैसा रहता है, कांस्टेंट। याद करो, कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होता था वो कांस्टेंट आता, -T1 T3 -T2 T4 -T3 वो बराबर आते थे। जीपी में इनका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो हमारा कैसा रहता है, तो बताया। ठीक है, सबसे पहला काम जो तुम्हें आना चाहिए वो आना चाहिए कि अगर कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, तुम्हें एकदम से पहचानना आना चाहिए कि जीपी है, और जीपी है कि नहीं पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, तो तुम ये कि भाई सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर अगले अगले टर्म बन रहे हैं, या ये यूज कर लो। एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें ये बताना है, मैं सीरीज लिख रहा हूं उसमें से कौन से जीपी है कौन से जीपी नहीं है। 1248 ये जीपी है कि नहीं है। ठीक है, पहचानने के दो तरीके। सिंपली सोचो, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला टर्म मिलेगा, दो का। इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं ताकि ये मिलेगा, दो का। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें ताकि ये मिलेगा, दो का। तो सी मारा, पक्का जीपी है। क्या इसका और इसका रेशियो कितना है, टू। और इसका रेशियो कितना है, टू। इसका और इसका रेशियो कितना है, टू। बिल्कुल ये तुम्हारा जीपी होगा। है क्या आ रहा है? और बताओ, 3 5 3 एंड सो ऑन, क्या ये जीपी है कि नहीं है। है कि नहीं है। मान लो नहीं समझ में आता तो इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, 5/3। इसका और इसका रेशियो 25/3/5, जीपी कितना आएगा, 5/3। बिल्कुल ये तुम्हारा जीपी होगा। है ना क्या, तो बोलो और बताओ। हो गया, 3 हो गया। ये अपना जीपी है कि नहीं है। है कि नहीं है। सीधा इन दोनों का रेशियो की बात है क्या, दिस अपॉन दिस कितना आएगा, दिस अपॉन दिस कितना आएगा, -2/9 ही तो आएगा। लिखना पड़ेगा क्या, दिस अपॉन दिस, तो 4/27, -2 बाई कितना, 3। एक तीन से ये तीन कटा कितना, 9। ये कटा 2, कितना आएगा, -2/। दोनों जगह देखो कैसा आया, सेम आया। देयरफॉर ये तुम्हारा क्या होगा, जीपी। क्या रेशियो तो लेके चेक करना है, बड़ी चीज है क्या। √2 - 1 1 -1 1 2 +1 स्मॉल रहा है, आएगा 1/√2 - 1। इसका और इसका रिश्ता आएगा √2 + 1। और इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो √2 + 1 ही आएगा। पक्का ये भी तुम्हारा जी है। पहचाना आया, कोई भी सीक्वेंस अगर लिखा होगा तो तुम कैसे पहचानेंगे कि वो जीपी है कि जीपी नहीं। पक्का, तो कोई दिक्कत तो नहीं।
आगे चले। तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक जीपी फिक्स करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी। अगर एक जीपी का सीक्वेंस लिखना है, मैं क्या क्या चीजें तुम्हें दूं, तो तुम जैसे एपी में हमें क्या क्या देना पड़ता था ताकि एपी फिक्स हो जाए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली वैसे ही एक जीपी को फिक्स करने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। अगर सोचो मैंने फर्स्ट टर्म तुम्हें दे दिया 2/3 और कॉमन रेशियो मैंने तुम्हें दे दिया कितने का, 3 का, तो तुम सोचो जीपी बना लोगे कैसे बनाओगे। फर्स्ट टर्म कितना है, 2/3। अब हर एक टर्म में आर का मल्टीप्लाई करते चलो और अगला टर्म लेते चलो। तो इसमें आर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18। जाओ, समझ में आ रहा है। तो एक जीपी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए, ए और आर। ए और आर मिल गया तो तुम जीपी का हर एक टर्म लिख सकते हो, पा रहे हो, ठीक है। पक्का, आगे चले, चले ना, चलो। अब जरा आते हैं, ये हमने देखा, ये एक जनरल सीरीज है जीपी की। जैसे हमने एपी का जनरल सीरीज डिफाइन किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। जीपी की जनरल सीरीज क्या होती है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर। अब ऑब्जर्वेशन करके बताओ कि इसका nth टर्म क्या आएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। सेकेंड टर्म में यहां क्या आया, 1। थर्ड टर्म में यहां क्या आया, 2। फोर्थ टर्म में क्या आया, 3। तो n माइनस का अगला फॉर्मूला जो तुम्हें बिल्कुल रट लेना है, ए आर टू द पावर n माइनस का जीपी का nth टर्म। किसी भी जीपी का nth टर्म लिखने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, a इंटू आर की पावर n माइनस का 1। जैसे एपी का nth टर्म अपने याद कर रखा है a प्लस n-1d, वैसे ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो नहीं बता देना भाई, ज्यादा जल्दी हो रहा तो, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। मान लेता 2, 6, 18, 54 एंड पहला फाइंड कॉमन रेशियो, फाइंड nth टर्म, फाइंड चलो। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एक जीपी दे रखा हमें 2, 6, 18, 54। ये सारी चीजें हमें निकालनी। सबसे पहले तो बताओ कॉमन रेशियो कैसे निकालूं। कॉमन रेशियो सिंपली किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले लूं। कॉमन रेशियो तो साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा, 3, 6/2 आ रहा है ना भाई, ठीक है। कॉमन रेशियो 3 आ गया। nth टर्म क्या लिखूं, a इंटू आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला याद रखो। a कितना है, 2। कॉमन रेशियो कितना है, 3, n माइनस का 1, ये आएगा। आएगा 12th टर्म कैसे निकालू बताओ। nth टर्म के फॉर्मूले में n की जगह पर क्या छाप दो, 12। nth टर्म के फॉर्मूले में n की जगह पर क्या छापोगे, 12। कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 3 की पावर 12 माइनस 1।
11 आ रहा है ना भाई? ठीक है, इस पे आते हैं। टर्म कैसे लिखूं? ए आर की पावर थ्री माइनस माने क्या होगा? 2 होगा। T3 ए आर की पावर 3 - 1 और क्या लिखा है? 4। T4 कैसे लिखोगे? आर की पावर 4 - 1 मतलब, ये सोच पा रहे हो ना? 5 कैसे लिखोगे? ए आर की पावर 5 - 1 और इसकी पावर कितना है? की पावर कितना है? 2। T6 कैसे लिखोगे? ए आर की पावर 6 - 1 5 और इसकी पावर कितना है? अब जो जो कट रहा है पहले काट ले। ए के बारे में देखो, ए के साथ क्या हो रहा है? ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 5, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, ये भी ए की पावर 5। क्या सोच पा रहे हो? पूरा ए कट जाएगा। पक्का ना भाई? आर की पावर 2 की पावर 4, तो ये आर की पावर 6 बनता है कि 8 बनता है? क्या? आर की पावर 8 के 6? आर की पावर 8, ये कितना? आर की पावर 3 और 11। नीचे आर की पावर 8, आर की पावर 15 बचेगा 1 आर की पावर 12 और आर की पावर 12, तो आंसर कितना आएगा? 1/3 की पावर 12। नहीं है, सीधा वैल्यू छापते चलो। तो मैंने क्या किया? सबको ए और आर के टर्म में लिख दिया, अपने आप जो कटने थे कट गए। नहीं, आया सॉरी। सब लिख गया। पढ़ा दो ना इसको। मान लो अगर होता 5/3 5/9, ठीक है? 5/3 5/9 अप टू 5/n टर्म्स होते, कितने टर्म्स होते? n टर्म्स होते, ठीक है? मान लो अगर हमें चाहिए होता ए आएगी 1 से लेकर, उन्होंने बताया कभी क्या? बड़ा पाई नहीं बताया? का मतलब प्लस होता था, पाई का मतलब मल्टीप्लाई होता था। चलो कोई नहीं, देखो और करो। अंदर ना इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा ऑफ ए आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n। इसका मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2, मतलब आई की जगह एक बार क्या रखोगे? 1, तो A1। आई की जगह एक बार क्या रखोगे? 2, A2। और चूंकि सिग्मा है तो बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का। ये बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करता था।
सिमिलरली वैसे ही होता है एक पाई, पाई ऑफ ए आई इक्वल टू 1 से लेके n। कंसेप्ट अभी भी सेम है, आई इक्वल टू 1 रखोगे तो a1, आई इक्वल टू 2 रखोगे तो a2, 3 रखोगे तो a3। बट इस बार चूंकि ये है तो सम की जगह पर क्या करता है, मल्टीप्लाई। ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सिंपली याद रखना, इसका मतलब कि सिंपली क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मैं बेसिकली निकालना चाहता हूं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा बताओ, आई आई 1 से लेकर n, मीन्स मुझे चाहिए a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू कितना an, ये निकालना है। कैसे करें बताओ, ये सब के सब जीपी के टर्म है। तो पहला टर्म क्या होता है a, सेकंड टर्म क्या होता है बोलो ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, टर्म ar क्यूब, एंड सो ऑन करते करते एन टर्म क्या आता है ए आर की पावर n। इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए वाले अलग कर लूं, कितने ए आए होंगे, कितने टर्म्स होंगे उतनी बार तो ए आ रहा है, और कितने टर्म्स से, एन टर्म्स से। तो जो ए वालों को अलग कर लूं, ए की पावर एन। अरे ओ, आर की नेट पावर कितनी आएगी, यहां से कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा, एंड सो ऑन ऐड हो 1। तो आराम से आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 पावर ऐड हो जाता ना। क्या हमें 1 से लेके n-1 तक का समेशन निकालना आता है क्या, कैसे निकालते हैं, 1 से लेके n-1 तक का सम कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 के फॉर्मूले में n की जगह पर क्या लिखोगे n-1, कितना आएगा बताओ, a की पावर n, r की पावर n इंटू एन प्लस 1/2, बट फॉर्मूले में n की जगह पर किस रिप्लेस करोगे n-1 से, तो n इंटू एन प्लस 1/2। आया, नहीं है क्या, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करना था, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन बार, ए की पावर n आएगा, r की पावर 1 इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3, मल्टीप्लाई करोगे r की नेट पावर क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कितना n-1। अब 1 से लेके n-1 तक का सम, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 1 से लेके n तक का, n इंटू एन प्लस 1/2, बट उसमें n की जगह पर क्या लिखोगे, लास्ट टर्म क्या है n-1, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2। भाई आता है नहीं आता, बहुत यूज होगा आगे, पक्का ना, बच्चे तो आ रहे हैं ना। ठीक, कितना आ रहा है ना, पक्का, हम लोग और देखें, और देखते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट देखिए, इफ
ABC are in GP, if ABC are in GP, तीन टर्म्स अगर जीपी में होते हैं तो जो इन दोनों का कॉमन रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा आएगा? सेम। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ये तुम्हारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू, जैसे एपी में याद करो, तीन टर्म्स अगर एपी में होते थे तो हमने क्या याद किया था? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म प्लस लास्ट टर्म। वैसे जीपी के लिए भी याद रखना, तीन टर्म्स अगर जीपी में होंगे तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। हम सी रिजल्ट तो बोलो। ठीक है, अरे पक्का, बस बात नहीं करो। क्वेश्चन देखो, इफ एबीसी आर इन जीपी, if ABC are in GP, prove that log B log C be in will be in AP। अगर ABC GP में है तो हमें ये प्रूव करना है कि log A log B log C तुम्हारे AP में होंगे। वापस से इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, इससे स्टार्ट करो और ये प्रूव कर दो, स्टार्ट करो और ये प्रूव कर दो। मैंने क्या बोला? इसको ट्रू मानो और उसको सॉल्व करते करते ये प्रूव कर दो, या इससे स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करते करते उसको प्रूव कर दो। चलो पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं आज। तो एबीसी अगर जीपी में, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? पक्का बी स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू सी क्यों आर होगा, ये मुझे पता है। मुझे इससे पहुंचना वहां पे लॉग चाहिए। लॉग कहां से लाऊं? लॉग ले ले। लॉग ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? लॉग ऑफ ए इंटू कितना? सी। सेट लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी, ये टू नीचे आएगा तो टू लॉग बी इक्वल टू कितना? लॉग ए प्लस लॉग सी। हेलो, ट्वाइस ऑफ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हमें क्या बता रहा है? दैट लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन, ये तो प्रूफ हो गया। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये है क्या? चले बोलो कुछ तो, और देखते हैं थोड़ा सा।
शांत, और देखो बस बात नहीं। अगले लिखना। मान लो क्या होता, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी, बस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। हाँ, फाइंड ऑल द टर्म्स। If sum of three terms in GP 21 and sum of the squares is 189, find the three terms GP। पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई तीन टर्म्स जीपी, तो मैं वो तीन टर्म मानूं कैसे। जैसे सोचो एपी में अगर तुमसे बोला जाए कि तीन टर्म्स एपी में है, वैसे अपन ने पढ़ा था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी होता है, तो ना तुमने ए बी सी नहीं माना था, ए बी सी नहीं माना था। अगर मैं तुमसे तीन टर्म्स एपी बताओ, क्या तुम बोलोगे सर ए बी और सी ले लो? क्यों नहीं बोलोगे? कि अगर तुमने ए बी और सी बोला तो तुम कितने वेरिएबल्स ला चुकी हो? तीन क्या जाएगी। लेकिन अगर तीन टर्म्स इन एपी में बोलूं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो कितने वेरिएबल्स आए? तो सॉल्व। हम लोग हमेशा कोशिश क्या करते हैं, कम से कम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें। तो ऐसा नहीं कि भाई तीन टर्म्स इन जीपी बोला है तो भाई सीधा ए बी और सी मान लो। बेहतर होगा जितने कम से कम वेरिएबल्स हो उतना अच्छा है। तो इसलिए तीन टर्म्स इन जीपी मैं मान रहा हूं, एक ए आर का, और भी तरीके हैं, बड़ी सिंपल सा तरीका ये आया, ए आर और ए आर स्क्वायर मान लो, आए नहीं आया। अब थ्री टर्म्स इन जीपी का सम कितना है? 21। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसका सम कितना है? 21। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 189। तो थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 189। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां से ए कॉमन ले लूं, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 21। बताओ इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? डिवाइड देने से क्या फायदा होगा? कट रहेगा। और करो, ए को एलिमिनेट कर दो ना यार, ए को तो एलिमिनेट कर सकते हो। ए को एलिमिनेट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, यहां ए स्क्वायर है, यहां क्या है? ए है। क्यों ना पहले इस साइड को क्या कर दूं? स्क्वायरिंग। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना है। आर तो देखो भूल जाओ, ए एलिमिनेट कर पाएंगे कैसे? इसका स्क्वायर कर दूं और फिर डिवाइड मार दूं। इसका स्क्वायर करते कितना आता? ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21। अब इन दोनों को दे दो डिवाइड। तो अब इन दोनों का डिवाइड देते तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपटता, ऊपर क्या बचता बताओ? 1 प्लस आर की पावर 4, और नीचे क्या बचता? 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां कितना है? 189। यहां कितना है? 21 इंटू 21। तो बड़ा अच्छा जा रहा है, तो 9 से जा रहा है। और ये भी कितना आएगा? 3/।
है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो, ठीक है। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। ये देखो बन गया कॉर्टिक, बाइकॉर्टिक, लेकिन ये अच्छा बाइकॉर्टिक है। कैसे? कौन सी एंटिटी? याद करो, पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये दो अच्छे फैक्टर होते थे। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, याद आया? और नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का कितना? होल स्क्वायर। तो एक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कटेगा। तो इसको दो अच्छे फैक्टर होते थे ना, नहीं याद क्या? और क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बाय 7। मल्टीप्लाई 7 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, इस साइड लाते तो कितना आता? 4 आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस 3 आर माइनस का कितना? 10 आर। 7 और 3 कितना आएगा? 4। डिवाइड दे दो, कितना आ रहा है? 2 आर स्क्वायर माइनस का कितना? 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई यहां करते 4, 4 और 1, 4 और 1 बाय 2 और बाय 2। आर की दो वैल्यू आई, एक 2 और एक 1 बाय। कहा? ठीक है ना? बस इस रिजल्ट याद। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसके दो अच्छे फैक्टर होते थे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए, है ना? चलो अभी काम पूरा नहीं हुआ। आर इक्वल टू कितना है? आर की दो वैल्यू आई, 2 और 1/2। अब हमें ए निकालना है। ए निकालने के लिए इक्वेशन का यूज कर लो। पहले इक्वेशन का यूज करते, अगर ए निकालने के लिए क्या करूं? इस वाले इक्वेशन में आर छाप दे। दो केस आए, एक बार आर 2 हो सकता है और एक बार आर 1/2 हो सकता है। आर मान लो अगर मैं 2 लेता, आर अगर 2 लूंगा तो 4 2 6 और एक कितना? 7। उस केस में ए कितना आएगा तुम्हारा? 3। तो जो तीन टर्म्स हमें माने थे, कौन से माने थे? ए आर और ए आर स्क्वायर। वो तीन टर्म्स क्या थे बताओ? 3 दूनी 6। पहला केस जब आर में क्या ले रहा हूं। सेकेंड केस जब मैं आर 1/2 लूंगा, जब मैं आर क्या लूंगा? 1/2। तो 1/2 यहां रखो, कितना आएगा? ए टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना? 21। 4 2 6 एक साथ, 7 से कटता 3, 3 और 4 कितना? 12। तो a इक्वल टू उस केस में सोचो क्या आया? 12। एक बार यहां मैंने r क्या रखा? 2 और एक बार r क्या रखा? 1/2। तो अगर a 12 है और r 1/2 है तो तीन टर्म्स क्या बनते? 12, 12/2, 6/2। हाँ क्या बेटा? क्या? कॉमन रेशियो 2 है ना? ठीक है, आया इतना ना? गौर करने वाली बात यह है कि जो फाइनल जो तीन टर्म्स बने, ना, फाइनल जो तीन टर्म्स बने वो सेम है। गौर करो, फाइनल तीन टर्म्स हैं सेम। हाँ, एक इंक्रीजिंग जीपी है और एक डिक्रीजिंग जीपी। मीन्स फाइनल जो तीन टर्म्स बने वो सेम बन रहे हैं, बस जीपी अलग अलग है। तो अगर ये तुमसे पूछा जाए कि ऐसी कितनी जीपी होंगी, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्योंकि ध्यान देना, ये जीपी अलग है, ये जीपी अलग है। बट अगर तुमसे बोला जाए सेट ऑफ नंबर्स बताओ जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा 1 आएगा। डिफरेंस में आया? अगर पूछा जाए कि ऐसी कितनी जीपी हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं, तो आंसर कितने आते? 2। बट ऐसे कितने सेट ऑफ नंबर्स हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं,
तो आंसर क्या आएगा? ए। दोनों सेट ऑफ नंबर से सेम ही है ना? सेट याद करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बहुत पहले पढ़ा था। हाँ क्या? चल आगे, कब लिया? ठीक है, ये लॉजिक आया ना? लगता है तू क्या पक्का? चल अगले लिखना। बस इफ pth qth rth term of a GPR A, B and C respectively, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए की पावर q माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर का किसी जीपी के pth qth और rth टर्म्स ए बी और सी है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करें? याद करो, किसी ए का अगर हमें बोलते थे कि pth qth और rth टर्म l m और n है, तो क्या करते थे? मान लेते थे उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? टी। जो जो वो बोलता था वो करते चलते थे। तो सिमिलरली वैसे ही इसने कहा भाई एक जीपी है, हमें नहीं पता कौन सा जीपी है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट कर लो कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए डैश होता और कॉमन रेशियो आर डैश होता। ए डैश और आर डैश इसलिए क्योंकि पहले इसमें ए और आर यूज कर चुके, ठीक है ना? नहीं, अब क्वेश्चन देने वाला क्या देना चाहता है? pth टर्म ऑफ जीपी कितना है? ए। किसी जीपी का फर्स्ट टर्म अगर ए डैश है, कॉमन रेशियो आर डैश है, तो उसका pth टर्म कैसे लिखोगे? तो nth टर्म जीपी का क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन। तो pth टर्म क्या लिखूंगा बताओ? ए आर की पावर कितना? ए आर की पावर कितना? p माइनस का वन, है ना? और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए है, पक्का है? qth टर्म कैसे लिखूं? ए आर की पावर
q माइनस का 1 और r टर्म कैसे लिखूं? a r की पावर r माइनस का कोई भी कंडीशन तो पूछो पक्का। यहां तक आया नहीं यहाँ? अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है। क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की। गौर करो, अब ध्यान देना, सोचते कैसे हैं, यहां तक तो सभी कर लेते हैं। अब देखो a की पावर हमें क्या चाहिए? q माइनस आर। यहां तुम्हें a कहां दिख रहा है? a कहां दिख रहा है? बट हमें a की पावर क्या चाहिए? q माइनस आर। क्या यहां a की पावर में q माइनस आर है क्या? नहीं है, तो ले आए। कहां से लाएंगे? यहां पे a की पावर q माइनस आर कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई करने से। क्या मल्टीप्लाई करोगे? पावर चढ़ा दो यार, दोनों साइड। थी ए थी, दोनों साइड पावर चढ़ा दो। कर सकते क्या? तो कर सकते ना। p की पावर क्या चाहिए था? r माइनस पी। तो दोनों की साइड पावर चढ़ा दो। कितने का? r माइनस, है ना। c की पावर क्या चाहिए था? p माइनस का q। दोनों साइड पावर चढ़ा दो ना, p माइनस का। नहीं कर सकते ना सर। अब हमें क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड तो वही बन जाएगा जो मैं चाहिए, लेफ्ट साइड बनेगा जो मैं चाहिए था, तो इसको एक्स। अब इधर ध्यान दो अच्छे से। जब तुम इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या होगा? क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई तुम कर पाओगे? तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए बेहतर होगा a1 को अलग डील करो और r1 को अलग डील करो। तो पहले a1 वाले साइड कर लो। यहां से a1 की पावर क्या आएगा? क्या आएगा? यहां से a1 की पावर क्या आएगा? q माइनस आर। यहां से a1 की पावर क्या था? r माइनस का p। यहां से a1 की पावर कितना आता? p माइनस का q। और a1 की नेट पावर कितनी आती? q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। तो कितना आया? a1 और चलो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया? पहले मैंने a1 वाले टर्म्स को अलग कर दिया। आ रहा है हो क्या कह रहा है? सीरीज का नहीं है ये, मैथ्स का पार्ट है। आ रहा है ना? अब r1 वाले टर्म को इकट्ठा कर लूं। तो गौर करना मैं क्या लिख रहा हूं, एक बार में समझने की कोशिश करना। तो r1 की नेट पावर, यहां से r1 की पावर क्या आएगा? दिस इनटू दिस, इनटू r1 की पावर दिस। तो प्लस ही कर दूं सीधा सीधा, प्लस कितना आएगा? q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस का। सारी पावर ऐड ही तो जाती ना। r1 की पावर a होता, r2 r1 की पावर b, r1 की पावर c। नेट पावर कितना आता? मल्टीप्लाई करते r1 की पावर a प्लस बी प्लस सी। वही तो कर दिया। अब इसमें भी ऐड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं कैसे करता हूं। मैं बेसिकली पहले माइनस वन वाले टर्म अलग कर लूं। तो माइनस वन के साथ क्या क्या आएगा? q माइनस आर
यहां से कितना आएगा आर माइनस पी, यहां से क्या आएगा पी माइनस का Q आता। और ये वाले टर्म अलग कर लूं, पी इंटू क्यू माइनस आर, ये वाले टर्म अलग कर लूं, पी इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस पी। इसमें तुम्हें सीधा दिख जाएगा आर इंटू पी माइनस का। ये क्या कर दिया मैंने, -1 वाले टर्म इकट्ठा कर लिए, इन सब में से -1 को, यहां से क्या मिलता है क्यू माइनस आर, यहां से आर माइनस पी, यहां से पी माइनस क्यू। मतलब बेसिकली मुझे इसको सॉल्व, एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, सब मल्टीप्लाई करते चलो, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है ना, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -1 के साथ अलग करा, शायद दिख गया होगा, कुछ दिखा, क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, और यहां भी प्लस पी क्यू, और ये माइनस का पी क्यू, तो प्लस पी क्यू से माइनस का पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर और प्लस पी आर से माइनस पी आर कैंसिल, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल। R1 की नेट पावर भी तुम्हारी कितनी आ गई, और A1 की नेट पावर हमारी आई कितनी गई थी 0, पूरा कितना आ गया 1। याद करो एपी में भी रिजल्ट 0 आया था, इसमें सोचो पावर में 0 आया, तो क्या आया आंसर 1 आया। सुना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है जनरली वो 0 ही बनता है जनरली। थोड़ा बताया, चले तो बता रहा है ना भाई। तो कल कर लें, थोड़ा कम जाएगा। चलो बात कम करो, आगे देखे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ए बी, ठीक है, ए बी सी आर इन अच्छा क्वेश्चन।
देखो सोच पा रहे हो क्या? बहुत अच्छी जुगाड़ है। दिख रहा है? अच्छी सी जुगाड़ है। क्वाड्रेटिक मत सोचना, क्वाड्रेटिक से कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक का कोई रोल नहीं है। मैं कैसे बताऊँ जीरो होगा? इक्वल टू जीरो मानोगे तब अच्छा होगा। हाँ 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 हाँ। देना चाहिए था मेरे थोड़ा से। चलो अभी तो देखना और करना। एक ये टर्म मैं अलग कर लूं, एक ये टर्म अलग कर लूं, और एक ये टर्म। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। आराम से क्वेश्चन खास नहीं बचे, आना चाहिए। आया? सिमिलरली ये वाला टर्म अलग कर लें, ये वाला टर्म अलग कर लें, और अलग कर लें। क्या लिखा है? बी एक्स माइनस सी का, नहीं, सिमिलरली अगला क्या बनेगा? सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन को मैं कुछ अब ये लिख सकता हूं। क्या है? सोचो, लिख सकते हैं ना? अब क्या करें? ये तीन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या कह रहा है? या तो लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। समझ मारे ना? ये क्या कह रहा है? तीनों परफेक्ट स्क्वायर का सम या तो लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। बट ये तो हमें पता है कि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये इक्वल टू जीरो हो जाए। पॉसिबिलिटी बचती है कि क्या हो जाए? इक्वल टू चला। और तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो कब होता है? परफेक्ट स्क्वायर का सम कब होता है? जब सबके सब जीरो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, और ये भी जीरो। ये जीरो होगा, एक्स कितना आएगा? ये जीरो होगा तो एक्स कितना आएगा? ये जीरो होगा तो एक्स कितना? डी बाय। कैसे प्रूव करें एबीसीडी जीपी में? हाँ, कैसे प्रूव करें? सोचो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है।
ये तीनों तुम्हारे कैसे हैं, सेम है। therefore A B C are in पहले हमने कहा परफेक्ट स्क्वायर का सम, ये क्या कहना चाहता है, या तो लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। तो हमने कहा ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पक्का इक्वल टू जीरो होगा। और तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो कब होता है, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो जीरो किया तो एक्स बी बाई ए मिला, इसको जीरो किया तो सी बाई बी, इसको जीरो किया तो डी बाई सी। और चूंकि तीनों की वैल्यू एक्स है, मीन्स तीनों बराबर है। और यही तो जीपी की प्रॉपर्टी होती है, जीपी की प्रॉपर्टी होती है ना। तो बताया है पक्का, आ रहा है ना तो बहुत। चल आगे, है पक्का। चले ठीक है, चलो अगले ना, अगला और अच्छा है। if pth rth term are in that p minus q, q minus r minus also in ठीक है। चले कुछ अच्छे से पढ़ो, क्या कहना चाह रहे समझ में आ रहा है कि भाई कोई एपी है, उस एपी का जो पीएच क्यूएच और आरएच टर्म है वो जीबी में है, समझ में आ रहा है। किसी भी एपी का टर्म मैं कैसे लिखूं, एपी का पीएच टर्म कैसे लिखें, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। किसी भी एपी का क्यूएच टर्म कैसे लिखें, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और आर एच टर्म ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब ये कहना चाह रहा है कि जो पीएच क्यूएच और आर एच टर्म है वो जीपी में है, क्या करूं। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तो लेंगे नहीं, इन्हें को ले सकते हो बट वो गंदा आएगा, गंदा आएगा लेने को है। समझ में आ रहा है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, सही बात है। लेकिन हमें जरा सोचो बाद में क्या चाहिए, पी माइनस क्यू चाहिए, और मुझे पता है पी माइनस क्यू कहां से मिलेगा,
इसमें से इसको घटाने पे बी माइनस क्यू मिलता आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये तीनों जीपी में हैं, गौर करो, इसको मैं लिख दूं ए, इसको ए आर, इसको ए आर स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, ये तीनों जीपी में थे, ये टर्म कैसे होंगे, कुछ ए आर और ए आर स्क्वायर। ऐसे में नया ए क्यों लिया, नया आर क्यों लिया, तो लैपिंग ना हो जाए। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, पी माइनस क्यू माइनस आर और आर माइनस पी। तो पी माइनस क्यू कहां से लाऊं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कितना आएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी। तो दिस माइनस दिस क्या आएगा, ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस का क्यू माइनस आर, इसमें से इसको घटाओ, क्यू माइनस आर इंटू डी माइनस का दिस क्या कॉमन आएगा, ए आर। बोलो, सिमिलरली आर माइनस पी, आर माइनस पी, दिस माइनस दिस, बोलो, ठीक है ना, कर दिया। एक और टर्म देना चाहता, पी क्यू आर एन ऐसे टर्म, टर्म आएगा, आर माइनस एस होगा, फिट नहीं होगा, चेंज कर लेना, चेंज कर लेना, और इसमें एक आएगा, में एक टर्म और आएगा, है ना, ये कर लेना इसको। तो आर माइनस एस, आर माइनस एस किस तरह होगा, आर माइनस का एस इंटू डी, ये कितना आएगा, ए आर स्क्वायर इंटू कितना, 1 माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे प्रूव करें, ये तीनों जीपी में है, क्या ये तीनों तुम्हें जीपी में दिख रहे हैं, आराम से देखो, पी माइनस क्यू आर, आर माइनस एस, तो डी को यहां पहुंचा दूं, तो पी माइनस क्यू कितना आएगा, माइनस क्यू कितना आएगा, ए बाय डी कितना, 1 माइनस का आर, क्यू माइनस आर कितना आएगा, ए आर बाय डी इन 1 माइनस का आर, आर माइनस एस कितना आएगा, ए आर स्क्वायर बाय डी इंटू 1 माइनस का आर। अभी दिखा क्या, हाँ सही बताओ, क्या ये तीनों जीबी में दिख रहे हैं क्या, जीबी में मतलब क्या, इससे बनाने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ए है 1 माइनस आर ए, इससे ये बनाने के लिए तुम्हें आर का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, और इससे के लिए बी सोचो, तुम्हें वापस से किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर का, सेम चीज का मल्टीप्लाई करने पे ये बना, सेम चीज का मल्टीप्लाई करने पे ये बना, देयरफॉर दे आर इन, है ना। फिर मैं सोचा कैसे, हमने पहले तो क्वेश्चन ने जो जो बोला हमने वो लिख दिया, फिर हमने देखा हमें पी माइनस क्यू चाहिए था, फिर चले गए, नहीं अरे, थोड़ा बताया, कर पाओगे, चलो मुक टिक करो,
62, 62, 5, शांत। ठीक है, ठीक है ना, कर लोगे ना? ज्यादा नहीं है, कमी है ना? कहते